हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल से विद शो। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर 6 का पार्ट 3 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ईसीबी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी अपनी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें भी लगभग 2 पार्ट आ जाएंगे आपको। 2 पार्ट, छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ फ्रेंड, ताकि जो है थोड़ा डिटेल में भी बातचीत हो सके और साथ ही साथ में ज़्यादा लंबे लेक्चर भी ना हो। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो जब भी कोई विदेशी व्यक्ति, यानी हमारे देश का नॉन रेजिडेंट इंडियन है ना, या नॉन रेजिडेंट सिटीजन हमारे देश का कोई भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ही हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, अगर मैं इंडिया का रहने वाला हूं और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। मैं इंडिया का रहने वाला नहीं हूं और अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गवर्न किया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 2A एंड सेक्शन 47 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट आता है काम में? फेमा एक्ट आता है 1999 में जो किया था, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, इसी के तहत फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है। इसमें भी फेमा एक्ट के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 6 और सेक्शन 47। सेक्शन 6 में भी सब सेक्शन 2A, और इसके साथ साथ मतलब जब आप फेमा एक्ट को रेफ़र करें उसी के साथ में आपको रेफ़र करना होता है, रीड करना होता है कौन सा एक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 2019, जिसे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 कहते हैं, या इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल ना कह करके फ्रेंड्स सीधे NDI रूल बोल देते हैं। तो अगर कहीं कहा जाए NDI मतलब नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल, अगर कहीं कहा जाए, देखिए NDI रूल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल होता है NDI रूल का मतलब। लेकिन इस अगर NDI रूल कहा जाए तो इसका मतलब पूरा मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019। ओके, NDI का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए एक एक्ट जिम्मेदार है जो कि है फेमा एक्ट 1999 में आया हुआ था, और एक रूल जिम्मेदार है जो कि आया था 2019 में। इसे फेमा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और इसके जो है NDI रूल बोलते हैं, यानी कि नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल बोलते हैं। एक्चुअल में ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल होता है। ओके, तो ये 2019 में आया हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो गाइडलाइन आई थी फ्रेंड्स वो लगभग 2000 में आई थी, ईयर 2000 में आई हुई थी। फिर उसको रिवाइज किया गया है, और एज पर जो है रिवाइड फ्रेमवर्क, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिवाइड फ्रेमवर्क के हिसाब से कुछ चेंजेस जो आए हैं उनको हम देखते हैं। देयर आर मल्टीपल रेगुलेटर डीलिंग विद द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज अंडर। तो पहली बार जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन के लिए देयर आर मल्टीपल रेगुलेटर्स, कई सारे रेगुलेटर हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में रेगुलेट करते हैं। जैसे पहला, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये नोटिफाई करता है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स को। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स को कौन नोटिफाई करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। अब देखिए मैंने यहाँ NDI रूल लिखा है, इसका मतलब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल की, राइट। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल कोई अलग सा रूल नहीं है, वो यही है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 है। तो अगर बात की जाए कि जो है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल जो 2019 का है उसको कौन पब्लिश करता है, कौन लाता है, तो ये जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, नोडल अथॉरिटी फॉर वैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनके वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। उसके बाद में अप्रूवल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉट फॉलिंग विद इन ऑटोमेटिक रूट। अगर 2 रूट होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की ज़रूरत है। और दूसरा होता है अप्रूवल रूट।
अप्रूवल रूट में आपको पहले गवर्नमेंट से या आरबीआई से परमिशन लेनी होती, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक रूट में नहीं आता है, कोई इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑटोमेटिक रूट में नहीं आता है, कहने मतलब से मान लेते हैं कोई एक सेक्टर है जहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI 49% की अलाउ है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि 49% से अधिक हो रही है, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक रूट के तहत नहीं आ सकते हैं, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अप्रूवल कौन देता था? तो पहले अर्लियर अप्रूवल वाज गिवन बाई FIPB। किसके द्वारा दिया जाता था फ्रेंड? पहले, अर्लियर की बात हो रही है, पहले अप्रूवल जो है दिया जाता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा, FIPB के द्वारा अप्रूवल दिया जाता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा। इसको बाद में फिर 2019 में अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, अब FIPB रह नहीं गया है। बट अर्लियर देयर वाज ए कॉन्सेप्ट कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के तहत नहीं आता है। तो नाउ अब जो कंसर्न चल रहा है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ये जिम्मेदार हो गए हैं, ठीक है। DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, फॉर इशूइंग पॉलिसी मेजर्स एंड अप्रूवल इन सम सेक्टर्स लाइक NRI इन्वेस्टमेंट एंड रिटेल ट्रेडिंग एंड फार्मुलेट FDI पॉलिसी। तो अब DIPP की जिम्मेदारी हो गई है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन की, कि ये पॉलिसी इशू करेंगे, ओके, पॉलिसी इशू करेंगे, अप्रूवल देंगे कुछ सेक्टर में, जैसे NRI इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अप्रूवल देंगे, रिटेल ट्रेडिंग के लिए, और FDI पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी DIPP की हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें तो ये जो है अप्रूवल का काम देती है, लाइसेंस वगैरह फॉर स्पेसिफिक मैटर्स लाइक डिफेंस इंश्योरेंस, ठीक है। तो अगर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करनी है, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए अगर कोई अप्रूवल चाहिए या कोई लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो वो काम जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जिम्मे चला गया है। तो ये कई सारे रेगुलेटर्स हैं जिनको अलग अलग टास्क यहाँ पर असाइंड हैं, ओके। तो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में देखा फ्रेंड्स कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में रेगुलेट करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो फेमा एक्ट है जो कि 1999 में आया था, और दूसरा है NDI रूल जो कि 2019 में आया था। जो फेमा एक्ट है उसके दो सेक्शन हैं, सेक्शन 6 और सेक्शन 47। सेक्शन 6 में भी स्पेशली सब सेक्शन 2A जिम्मेदार होता है। उसके बाद में इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 भी यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में जिम्मेदार होता है, और इसको हम शॉर्टकट में NDI रूल 2019 बोल देते हैं। रिवाइज फ्रेमवर्क के तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने रिवाइज फ्रेमवर्क के तहत बात की कि कई सारे रेगुलेटर्स हैं जो कि अलग अलग काम को देखते हैं, जैसे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 है, इसको नोटिफिकेशन करने का काम मतलब जो है नोटिफाई करने का काम कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं उनके वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक रूट के तहत आपने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जो कि ऑटोमेटिक रूट के तहत अप्रूव नहीं होता है बल्कि अप्रूवल की ज़रूरत है, तो वो अप्रूवल का काम पहले FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड किया करता था, लेकिन अब जो है ये अप्रूवल आपको यहाँ से मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये अप्रूवल मिलता है। उसके बाद में DIPP है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है। इसकी जिम्मेदारी होती है डिफरेंट तरीके के पॉलिसी मेजर्स है ना, पॉलिसी गाइडलाइंस, अप्रूवल्स कुछ सेक्टर्स के लिए जैसे NRI इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटेल ट्रेडिंग के लिए, और साथ साथ FDI पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन की होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी होती है अप्रूवल दिलवाना, लाइसेंस दिलवाना कुछ स्पेसिफिक मैटर जैसे डिफेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं उनमें, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन भी इन्वॉल्व है। FIPB पहले हुआ करता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग करिए, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि फिनांस मिनिस्ट्री के तहत आता है उसका काम होता है NDI रूल को नोटिफाई करना। उसके बाद में जो चेंजेज हुए हैं, की चेंजेज हुए हैं, चूँकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क रिवाइज हुआ है, तो उसके तहत क्या क्या चेंजेज आए हैं, रिवाइज फ्रेमवर्क में क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो पहला FIPB को जो है एबॉलिश कर दिया गया 2019 में। मैंने आपको बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, पहले अगर आपको FDI करनी होती थी तो उसके लिए ऑटोमेटिक रूट अगर नहीं अवेलेबल रहता था तो अप्रूवल वाला रूट के लिए FIPB जिम्मेदार हुआ करती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जिम्मेदार हुआ करता था, लेकिन इसको जो है ख़त्म कर दिया गया 2019 में। उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू RBI
थ्रू एडी बैंक्स फाइलिंग SMF सिंगल मास्टर फॉर्म थ्रू FIRMS पोर्टल। तो नई गाइडलाइन के हिसाब से जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो जो भी बैंक होगा वो बताएगा किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। यानी कि बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि वो बताएं कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग बैंक करेगा किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक करेगा किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसके थ्रू करेगा, तो एक जो है सिंगल मास्टर फॉर्म रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ये नया चेंज है। बैंकों को भरना होगा सिंगल मास्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसे, SMF सिंगल मास्टर फॉर्म भरना होगा। और किस पोर्टल में अवेलेबल होता है ये फॉर्म, FIRMS पोर्टल में अवेलेबल होता है। FIRMS पोर्टल आपका होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो FIRMS पोर्टल में एक फॉर्म होता है जिसे SMF कहते हैं, सिंगल मास्टर फॉर्म बोलते हैं। उस फॉर्म को भर करके बैंकों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना होता है कि कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद में जो फेमा का नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 20/2000 यानी कि ईयर 2000 वर्ष 2000 में आया हुआ नोटिफिकेशन नंबर 20 था, जो कि मास्टर डायरेक्शन था किस डेट का, 3 मई 2000 का। उसको रिप्लेस कर दिया गया है NDI रूल के द्वारा। और NDI रूल में 33 रूल हैं और 10 शेड्यूल्स हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये भी है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा एक्ट का नोटिफिकेशन जो आया था वो ईयर 2000 में आया था, वर्ष 2000 में नोटिफिकेशन आया हुआ था। उसका नोटिफिकेशन नंबर जो 20 था उसको हटाया गया। यानी कि फेमा ने 20 नंबर नोटिफिकेशन में मास्टर डायरेक्शन इशू किया था किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया है अब किससे, NDI रूल से। मैं भले ही NDI रूल कहूँ लेकिन इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 है, राइट। आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि NDI रूल का मतलब क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल। और इस NDI रूल में कुल 33 रूल्स हैं और 10 शेड्यूल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये भी एक चेंजेज आया हुआ है, की चेंजेज। उसके बाद में की कॉन्सेप्ट में FDI की बात करेंगे। अगर आपने मान लीजिए जो है चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 1 देखा है, यदि नहीं देखा है तो जब आप चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 1 देखेंगे BFM का, तो आप पाएंगे कि जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 में, यही सेम चीज़ें वहाँ पर भी हमने पढ़ी हुई हैं। ओके, एकदम सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम FDI की बात करते हैं, एनी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 1 देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारे देश के कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो हमारे देश को पूंजी की ज़रूरत है अपने देश को डेवलप करने के लिए, उसकी ज़रूरत को हम जो है इंडिया में ही जो हमारे पास पैसे हैं उससे पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, विदेशों से भी पैसे लेते हैं। तो जब विदेशी व्यक्ति सीधे या सीधे विदेशी कंपनी, विदेशी व्यक्ति किसी कंपनी में सीधे के सीधे इन्वेस्ट कर देती है तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसी जगह पर कंपनी सीधा ना इन्वेस्ट करके, विदेशी कंपनी सीधे ना इन्वेस्ट करके, बल्कि हमारी जो है देश की कंपनियों के शेयर वगैरह खरीद करके अपना एक पोर्टफोलियो बना ले, एक पोर्टफोलियो बना ले कि रिलायंस के कुछ शेयर खरीद लिए, कुछ टाटा के शेयर खरीद लिए, और इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे FPI बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सीधे के सीधे मान लीजिए मेरी कंपनी है, CIB वित्त की कंपनी है, और इसमें किसी विदेशी व्यक्ति ने मुझे जो है $10 करोड़ दे दिए मान लीजिए, तो उसने क्या किया, FDI कर दी। क्या कर दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सीधे मुझे पैसे दिए, कंपनी को पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट मैंने किया, मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया, टीचर्स हायर किए, जो भी काम किया, तो वो FDI हुई। लेकिन उसी जगह मान लीजिए मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल CIB वित्त के शेयर खरीदे जा सकते हैं यदि इन केस में, तो आप क्या करो कि मेरे जो है 1 लाख शेयर खरीद लीजिए, ठीक है। विदेशी हैं आप, फॉरेनर हैं, लेकिन आपने क्या किया, शेयर खरीद लिया। तो ये जो आपने काम किया ये FPI का किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का काम किया है, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान देखिए, जैसे $10 करोड़ किसी विदेशी ने मुझे दिए तो उसका लॉन्ग टर्म प्लान होगा कि हाँ तुम रखे रहो, डेवलप करो और मुझे फ़ायदा पहुँचाओ। लेकिन अगर कोई शेयर खरीदता है तो वो इस पर्पज़ से खरीदता है कि अगर कल दाम बढ़ गया, आज मैं 100 रुपये का खरीद रहा हूँ, कल 110 का हुआ तो मैं तुरंत बेचूंगा और अपना फ़ायदा लेकर के तुरंत यहाँ से गायब होऊंगा। ओके, तो फॉरेन FDI और FPI में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जो होता है वो मैंने हल्का सा आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। ओके, अब बात करते हैं FDI की कॉन्सेप्ट की। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में किया जाए, ये किया जाता है किसके द्वारा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया,
OI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता हो उसी के द्वारा किया जाता है, तभी हम उसे FDI कहेंगे। उसके बाद में ऑन अ रिपेट्रेबल बेसिस। रिपेट्रेबल बेसिस मतलब होता है कि ट्रांसफ़र बेसिस पर, कैश वगैरह नहीं दिया जाता है बल्कि पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ओके, रिपेट्रेबल का मतलब यही होता है कि मतलब पैसा ट्रांसफ़र किया गया, जैसे $1,00,000 जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं, ना कि जो है $1,00,000 जो है मुझे नगद दिया गया है मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में किया जाए उसके बाद में इसको किया जाता है किसके द्वारा, पर्सन PROI है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार शब्द आता रहेगा। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारत में ना रहता हो, रिपैट्रिएबल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए यानी कि ट्रांसफ़र करके, किसमें, किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में, किसी भी अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसे FDI बोलेंगे। या 10% या उससे अधिक पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस इन लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो भी जिस भी कंपनी का में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पेड अप कैपिटल जितना भी है उसके 10% या उससे अधिक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे FDI माना जाएगा। समझिए इस बात को, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है जो PRIO है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो किसी अगर अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो कोई गाइडलाइन नहीं कि कितना इन्वेस्ट करना है, तब उसे FDI माना जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी के केस में $100 भी मान लो कि FDI मानी जाएगी। लेकिन अगर जो है कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड बोले तो आपका स्टॉक एक्सचेंज पर उसके शेयर ट्रेड होते हैं, लिस्टेड हैं। ओके, तो उस केस में जो भी पेड अप कैपिटल है, पेड अप इक्विटी कैपिटल है उस कंपनी की, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए हैं, तो आपको कम से कम 10% या उससे अधिक 10% और मोर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10% कितना होगा 10 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो यानी कि कम से कम 10 करोड़ या उससे अधिक अगर आप, या 12 करोड़ 15 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसे फ्रेंड्स जो है FDI माना जाएगा। या तीसरा, इन एन LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टुवर्ड्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कोई LLP है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा अगर देते हैं तो उसे भी जो है FDI माना जाएगा। ओके, उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है और उसने जो है क्या किया हुआ है, FDI करी हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में। जब उसमें इन्वेस्ट किया था तो उस समय 10% या मान लीजिए 12% किया हुआ था, तो लिस्टेड कंपनी थी, 10% से अधिक किया था तो इसलिए इसे FDI माना जा रहा था। लेकिन मान लीजिए कि बाद में किसी वजह से ये इसमें 6% निकाल लेता है और अब सिर्फ FDI 6% बचती है, यानी कि उस व्यक्ति ने केवल 6% इन्वेस्ट करके रखा हो, बाकी का 6 निकाल लिया, तो क्या इसको अब 6% होने के बाद में भी इसे FDI मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो गाइडलाइन ये होती है कि वंस FDI इज ऑलवेज एन FDI। ओके, वंस एन FDI इज ऑलवेज एन FDI, एक बार FDI हो गई तो FDI मानी जाएगी। यानी कि भले ही 10% से कम हो गया जो भी टोटल इक्विटी थी, जो भी टोटल कैपिटल था उस कंपनी का, उससे कम भले ही हो गया 10% से, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी भी FDI की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, इन केस एनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बाई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इन एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनी फॉल्स टू अ लेवल बिलो 10%। ओके, 10% से नीचे चला आता है तो इसे स्टिल शैल बी ट्रीटेड एज FDI, इसे अभी भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। ओके, उसके बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, FPI की बात कर लेते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं फ्रेंड्स जो हमने यहाँ तक बात की थी। हमने ये आपको मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बता दिया था कि चेंजेस जो है मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो चेंजेज आए हैं फ्रेमवर्क में, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेज हैं। पहला चेंज ये हुआ है कि FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो कि अप्रूवल देता था FDI के इन्वेस्टमेंट को, उसको 2019 में अबॉलिश कर दिया गया है। उसके बाद में बैंकों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, SMF सिंगल मास्टर फॉर्म यूज करेंगे। और ये कौन से पोर्टल में अवेलेबल रहेगा, FIRMS पोर्टल में अवेलेबल रहता है। FIRMS पोर्टल होता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ओके, लेट फीस इंट्रोड्यूस कर दी गई थी इस एक्ट में, लेट फीस भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, पिछली बार ये छूट गया था। लेट फीस भी जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, यानी कि अगर आप रिपोर्टिंग लेट करते हैं तो उसके लिए आपको लेट फीस सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद में फेरा पहले था, फिर बाद में फेमा आया था। तो फेमा जो एक्ट था उसका जो नोटिफिकेशन नंबर 20 था, उसमें जो मास्टर डायरेक्शन इशू किए गए थे, किस डेट को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2000 इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए
कि 20/2000 है क्या है, ईयर 2000 में आया हुआ था ये नोटिफिकेशन। तो उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया किससे, एनडीआई रूल से, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल से, जिसमें 33 रूल हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। ओके, उसके बाद में की कॉन्सेप्ट में हमने एफडीआई की बात की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एनी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, PROI के द्वारा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा किया जाता है ना। रिपैट्रिएबल बेसिस पर किया जाता है, यानी ट्रांसफ़र करके किया जाता है। किसी अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करिए, एफडीआई माना जाएगा। किसी एलएलपी में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के कैपिटल में कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो उसे जो है एफडीआई माना जाएगा। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में उसकी जो पेड अप कैपिटल है उसके 10% या उससे अधिक ही आपको इन्वेस्ट करना होता है, तभी उसे जो है एफडीआई माना जाता है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसने एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया था। जब इन्वेस्टमेंट किया था तो उसने जो है 10% से अधिक यानी 12% 15% इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन धीरे से उसका इन्वेस्टमेंट जो है घट करके 8% रह जाता है। तो क्या इसे अभी भी आप एफडीआई मानेंगे या एफडीआई से बाहर हटा देंगे? तो गाइडलाइन ये होती है कि एक बार अगर आपने एफडीआई का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो हमेशा एफडीआई के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। तो यस, ये अभी भी एफडीआई ही कहलाएगा। ओके, फिर आगे बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो मैंने आपको समझाया था एफडीआई और एफपीआई दोनों। एफडीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एफपीआई में शेयर वगैरह खरीदे जाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, देखिए ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी एफपीआई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये भी एफपीआई है। ओके, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मीन्स अ पर्सन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन 2019 वेयर in FPI can invest in securities in primary and secondary market including shares, debentures and warrant of company listed or to be listed on a recognized stock exchange in India। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो सेबी रेगुलेशन 2019 के तहत रजिस्टर्ड हो, सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उस व्यक्ति को, तभी उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहेंगे। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर लॉन्च करती है तो फ्रेंड्स उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। जब उसके बाद में एक बार मार्केट में आ गया, फिर उसकी जब खरीद बेच शुरू होती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। जैसे अब किसी भी कंपनी को पैसा कब मिलता है? पैसा जब कब मिलता है? जब वो प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती है। जैसे मान लीजिए IRCTC हमारी रेलवे की वेबसाइट है, इसने अपना शेयर लॉन्च किया मान लीजिए 100 रुपये का। तो जब ये प्राइमरी मार्केट में पहली बार लॉन्च होगा तो हर एक शेयर के बदले में इसको 100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि एक बार ऐसा हो गया कि भाई जो है शेयर सारे बिक गए, मान लीजिए 10 लाख शेयर थे, सारे बिक चुके हैं, तो बस अभी इतना पैसा जो मिलना था IRCTC को वो मिल चुका। इसके बाद में बस आप अपना जो है वो गैम्बलिंग करते रहिए, तेरा है ये मेरा है, जो कल तेरा था वो आज मेरा है, जो आज मेरा है वो कल तेरा होगा। बस ये वाला गेम सेकेंडरी मार्केट में शुरू हो जाता है। ओके, तो सेकेंडरी मार्केट में या प्राइमरी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप शेयर खरीद सकते हैं, डिवेंचर्स खरीद बेच सकते हैं, वारंट्स खरीद बेच सकते हैं। वारंट के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ओके, लिस्टेड कंपनी हो या जो है लिस्टेड होने वाली हो, तो इन सभी केसेस में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मेड बाय PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन लेस देन 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल इन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। तो यहाँ पर FPI में गाइडलाइन क्या होती है कि जितना भी पेड अप कैपिटल है उस कंपनी का, उसके 10% से कम ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी उसकी पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसके 10% से कम, लेस देन 10% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा किया जाता है, तो ही उसे FPI माना जाएगा। ओके, FDI के केस में ऐसा नहीं था, 10% एंड अबव था, लेकिन FPI के केस में लेस देन 10% है। ध्यान देंगे इस बात को। ओके, लेस देन 10% FPI है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, 10% और मोर था। FDI के केस में 10% और मोर था, जबकि FPI के केस में लेस देन 10% होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एक और बात होती है, 10% लिमिट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स शैल बी एप्लीकेबल टू ईच फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर एन इन्वेस्टर ग्रुप। ये कह रहे हैं कि ये जो लेस देन 10% वाली लिमिट है ये सभी पर लागू होगी, चाहे वो इकलौता इन्वेस्टर हो और चाहे वो इन्वेस्टर्स का कई सारे ग्रुप हों। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब है मान लीजिए मैं अकेला फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मैं अकेला हूँ तो मैंने लेस देन 10% इन्वेस्ट किया,
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, तो अगर 6 लोग हैं और हर एक को आपने छूट दे दी कि लेस देन 10% इन्वेस्ट करो, तो भाई मान लो 9% इन्वेस्ट करते हैं तो 9 छंग 54 54% कंट्रोल इनके पास चला जाएगा। समझिए आप इस बात को। अगर 6 लोग हैं और सबको आज़ादी आपने दे दी कि लेस देन 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, 99% करके 54%, और आपको पता है कि 51% से अबव जो है जिसके पास शेयर चले जाते हैं वही कंपनी का मालिक हो जाता है। तो ये नहीं अलाउ होता है, चाहे 6 लोग हो और चाहे 60 लोगों का ग्रुप हो, आप लेस देन 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये है कंट्रोल। ओके, मेरी बात समझे। मैं अकेला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूँ तो भी लेस देन 10% ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हम 60 लोग हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में, इकट्ठे मिल करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम सब मिल करके लेस देन 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही बात बोली है कि 10% की लिमिट जो होती है वो अप्लीकेबल होगी ईच फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर, चाहे इन्वेस्टर्स का ग्रुप हो। इन्वेस्टर्स का ग्रुप किसे बोलेंगे, वो जो है आपके सेबी के जो रेगुलेशन है 2014 उसमें दिया गया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के रेगुलेशन में दे रखा है। अब PROI पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में होल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आइदर एज FDI और FPI इन एनी पर्टिकुलर इंडियन कंपनी। तो अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को FDI या FPI के रूप में होल्ड कर सकता है, रोक के रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी इंडियन कंपनी में। यहाँ पर कोई रोक टोक उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड जो है FPI के बारे में बातचीत। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जो सेबी के रेगुलेशन 2019 में, सेबी के FPI रेगुलेशन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होने के बाद में वो प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में दोनों में जो है शेयर भी खरीद सकता है, डिवेंचर और कंपनी के वारंट्स वगैरह भी खरीद और बेच सकता है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो और चाहे लिस्टेड होने वाली कंपनी हो। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो गाइडलाइन है उसमें है कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो है इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जो भी कंपनी का पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसके 10% से लेस ही कर सकता है, 10% से कम ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में 10% की जो लिमिट है वो हर एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर लागू होती है, चाहे वो अकेला हो और चाहे वो जो है पूरा का पूरा ग्रुप हो, तब भी लेस देन 10% ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फॉरेन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर चाहे तो FDI या FPI के रूप में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख सकता है किसी भी इंडियन कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की, जिसे हम इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए, मैंने बात की थी FDI की, तो हमने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि इनडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है भाई, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। अब ये कैसे होता है ये समझ लेते हैं। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट मीन्स द इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी दैट इज इन्वेस्टी कंपनी जिसमें पैसा आएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई अदर इंडियन कंपनी दैट इज इन्वेस्टर कंपनी वो जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी। ओके, हैविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट। अब ये तो बड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, मेरा विश्वास कीजिए, लेकिन अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले एग्जाम्पल समझते हैं फिर इसको समझेंगे तो बहुत क्लियर होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर A एक इंडियन कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट करती है B दूसरी इंडियन कंपनी में, यानी कि हमारे पास A एक इंडियन कंपनी है जो कि पैसे इन्वेस्ट करती है B जो कि एक इंडियन कंपनी में। ओके, इसमें पूंजी डालती है, मतलब A कंपनी ने B कंपनी में पूंजी प्रोवाइड की हुई है। ओके, तो अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो इट इज़ जस्ट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम A टू B। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। A ने B में इन्वेस्ट किया, बात खत्म हुई, इसमें कौन सा नया चीज़ हमने सीखा। ठीक है, लेकिन हाउएवर अब सोचिए कि A के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, सोचिए कि A के पास जो पूंजी थी वो सारा का सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI थी। अब क्या होगा, देखिए यही बात हो गई ना। इफ़ A इज ऑलरेडी हैविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट देन B will also be considered having indirect foreign investment from that foreign sources। ओके, तो अगर A ने जो पूंजी इन्वेस्ट की B में, वहाँ पर FDI पहले से हुई पड़ी है, तो इनडायरेक्टली ये माना जाएगा कि B ने भी FDI रिसीव कर ली है, लेकिन इसे FDI ना बोल करके फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं उसी फॉरेन सोर्स से जिससे FDI हुई है A में। मेरी बात समझें,
देयरफॉर इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इसे टेक्निकली डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखिए, अब आपको ये बात समझ में आएगी। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसके द्वारा? किसी इंडियन कंपनी में जैसे इन्वेस्टी कंपनी बोलते हैं, जहाँ पैसा आना है एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई अदर इंडियन कंपनी। यहाँ पर किसी एक इंडियन कंपनी में दूसरी इंडियन कंपनी द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसने इन्वेस्टमेंट करना है, ये जो इन्वेस्टर कंपनी है उसके पास में ऑलरेडी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इस वजह से समझ गए ना मेरी बात को। जैसे ए कंपनी थी, उसने पैसा इन्वेस्ट किया बी कंपनी के अंदर में, तो ए से बी में पैसा गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ए कंपनी में एफडीआई लगा हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ए में लगा हुआ है, तो इनडायरेक्ट तौर से बी को भी जो है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल गया है ना, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको भी मिल जाता है। तो यही होता है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट फ्रेंड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट आल्सो मीन इन्वेस्टमेंट बाई एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल व्हिच इज नॉट ओन्ड एंड नॉट कंट्रोल्ड बाई रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। दूसरे शब्दों में, इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ओके, तो डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ठीक है, कोई एक संस्था है जिसका काम ही इन्वेस्टमेंट करने का होता है, उसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल बोल देंगे, ठीक है, जो कि ना तो ओन की जाती है ना ही कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा? किसी भारतीय नागरिक के द्वारा। यानी किसके द्वारा की जाएगी? अगर भारतीय नागरिक नहीं कर रहा है तो कौन करेगा? तो इसका मतलब उसकी ओनरशिप, उसका कंट्रोल किसके पास है? PROI के पास है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के पास होता है। तो डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जो है ए कंपनी बी के कंपनी के अंदर में भी कर सकती है, या हो सकता है यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, कोई एक ऐसी संस्था है जिसका काम केवल इन्वेस्टमेंट करना है, कोई कंपनी वंपनी नहीं चल रही है, सीधे इन्वेस्टमेंट ही, हर कंपनी में बस इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनी होती है, जिसकी ओनरशिप और जिसका कंट्रोल भारतीय व्यक्ति के पास ना होकर के PROI के पास होता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के पास होता है, तो उसे भी हम डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। उसके बाद में बात करेंगे सेक्टोरल कैप की। तो हर एक सेक्टर में कैप लगी हुई होती है। जैसे मान लीजिए, अगर ये है कि रक्षा विभाग में 49% से अधिक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज सेक्टोरल कैप। सेक्टोरल कैप इज द सीलिंग लिमिट अप टू व्हिच पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन सब्सक्राइब टू द पेड अप कैपिटल ऑफ इंडियन इन्वेस्टी कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्टर वाइज, एक्टिविटी वाइज बाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP की जिम्मेदारी होगी किस बात की, कि वो सेक्टर वाइज और एक्टिविटी वाइज जो है लिमिट डिसाइड करे, कि मतलब किस सेक्टर में, जैसे एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में क्या हम FDI कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी में नहीं कर सकते हैं। क्या हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं? तो इस तरीके की जो गाइडलाइन है वो कौन इशू करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड करता है। वो सेक्टर वाइज और एक्टिविटीज़ वाइज जो है लिमिट बताता है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है टोटल। ठीक है, तो ये होता है सेक्टोरल कैप का मतलब होता है कि सीलिंग लिमिट अप टू हिच पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडियन, कितना जो है पेड अप कैपिटल किसी इंडियन कंपनी का जिसमें इन्वेस्टमेंट होना है, उस कंपनी का मैक्सिमम पेड अप कैपिटल का कितना पार्ट जो है सब्सक्राइब कर सकता है, खरीद सकता है, दैट इज सेक्टोरल लिमिट। इफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टिंग एंटिटी इज 50% और मोर, देन इंटायर इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये थोड़ा सा ना लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आ रही है, आई भी नहीं, मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की पर ये बात समझ में नहीं आती, इसको यहीं पर ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं। फॉरेन, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब ये बोल रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टिंग में अगर 50% या उससे ज़्यादा हो तो इंटायर डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था यहाँ पर, इंटायर डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है तो उसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही कहा जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, छोड़ देते हैं इसको ताकि कन्फ्यूजन ना बने। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट FVCI, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट FVCI, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इनकारपोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ऑब्वियसली अगर विदेश से है इन्वेस्टमेंट तो विदेश के मतलब हमारे देश से बाहर ही इनकारपोरेटेड होगा। एंड कैन इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड आर अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग डोमेस्टिक अनलिस्टेड कंपनी, दे आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर हमने ये बात की थी, देखिए याद कीजिए, ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है, तो वही उसी चीज़ को ही यहाँ पर समझ लीजिए कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है FVCI होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है और किसके पास रजिस्टर्ड होता है? सेबी के पास। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ओके, और ये सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है।
ये इनकॉर्पोरेटेड होता है आउटसाइड इंडिया, हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में कहीं पर ही इसका गठन होता है, बनता है। और ये डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड में या डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जिसे अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर आती है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, तो ये देख लीजिए। वेंचर कैपिटल फंड्स आर पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट मैनेज द मनी ऑफ इन्वेस्टर हु सीक प्राइवेट इक्विटी स्टेक इन स्टार्टअप एंड स्मॉल टू मीडियम साइज इंटरप्राइजेज विथ स्ट्रांग ग्रोथ पोटेंशियल। ओके, तो वेंचर कैपिटल फंड होता है फ्रेंड्स, एक तरीके से म्यूचुअल फंड के फंडे पर ही काम करता है। ये क्या करते हैं, पूल करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड को, जितना भी पैसा आप सबने दिया उस सबको पूल करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक जगह पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे हो सकता है आप 2000 इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर ऐसे 1 लाख लोग जो है 2000 इन्वेस्ट करना चाहें किसी स्टार्टअप में, तो ये बड़ी अमाउंट होती है। तो उसी तरीके से वेंचर कैपिटल फंड है कि पूल करेगा, इकट्ठा करेगा इन्वेस्टमेंट फंड को, फिर क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर्स की मनी को मैनेज करते हैं। और ये किन की मनी को मैनेज करेंगे, जो कि इक्विटी स्टेक चाहते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि जो नया स्टार्टअप खुला है या स्मॉल से मीडियम साइज इंटरप्राइजेज हैं, उसमें मुझे थोड़ी सी ओनरशिप मिल जाए, मुझे थोड़े से उसके शेयर मिल जाएं। ठीक है, तो उनके पैसों को मैनेज करने का काम वेंचर कैपिटल फंड का होता है। और ये वो इंटरप्राइज होते हैं जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, दीज इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली कैरेक्टराइज एट वेरी हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी। इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है वेंचर कैपिटल फंड में। क्यों? क्योंकि हम ऐसे उसमें बिजनेस में लगा रहे हैं जो कि अगर चलेगा तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाली स्थिति है। ठीक है, चाइना वाला। तो जैसे फेसबुक में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा इनिशियल डेज में, तो रिस्क बहुत था, हो सकता है फेसबुक जो है नहीं चल पाती, तो इस वजह से, लेकिन अगर चल गई तो बहुत हाई रिटर्न उसने दिया हुआ है। तो वही है वेंचर कैपिटल का ये फंडा होता है। क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे इकट्ठा करके पूल करते हैं, पूल करके किसी स्टार्टअप में या किसी स्मॉल साइज या मीडियम साइज की इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ग्रो करने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बातें फ्रेंड्स हमारी जो है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बताया था इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी ए है जो कि इंडिया की है और दूसरी कंपनी बी है वो भी इंडिया की है। तो अगर ए कंपनी इंडिया की है और बी कंपनी भी इंडिया की है, अगर ए कंपनी बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी तो इसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन यदि ए कंपनी के पास में एफडीआई है, पहले से ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, तो इनडायरेक्ट तौर से हम ये कहेंगे कि बी के पास भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया हुआ। लेकिन इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना कह करके हम इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो इसे ही फ्रेंड जो है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गई बात। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जो है का मतलब इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि क्या करती है, ना तो ओनरशिप होती है इसकी, ना ही कंट्रोलशिप होती है इंडियन सिटीजन के पास, बल्कि इसकी ओनरशिप और कंट्रोल किसके पास होता है? PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के पास में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी होता है। फिर हमने सेक्टोरल कैप का बात की। सेक्टोरल कैप हमने देखा कि सेक्टर वाइज और एक्टिविटी वाइज कितना जो है एफडीआई हो सकती है, उसका डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DIPP डिसाइड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डिसाइड करता है। ओके, और उसके बाद में सेक्टोरल कैप का मतलब होता है कि किस लिमिट तक कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडियन जो है किस लिमिट तक किसी कंपनी के पेड अप कैपिटल को सब्सक्राइब कर सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल है, तो क्या कोई विदेशी व्यक्ति पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या 99 करोड़ रुपए इन्वेस्ट उसमें से खरीद सकता है, उतने शेयर खरीद सकता है? तो यही होता है सेक्टोरल कैप का कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखा फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स FVCI, तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होते हैं, यानी कि इंडिया के बाहर इनका गठन होता है। और ये डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड में या वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो कि अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है ये भी देखा। तो ये एक तरीके से जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसों को पूल करते हैं, पूल करके उस पैसों को जो है किसी स्टार्टअप में या स्मॉल साइज या मीडियम साइज इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जो है हाई रिस्क वाले होते हैं और हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी वाले भी होते हैं, दोनों बातें यहाँ पर होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल मीन्स इट इज़ एन एंटिटी रजिस्टर्ड विथ सेबी के साथ रजिस्टर्ड एंटिटी होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, तो हमने इन्वेस्टमेंट व्हीकल की बात की कि ऐसी संस्था जिसका काम केवल इन्वेस्टमेंट का होता है। अब इन संस्थाओं में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो तो उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये रजिस्टर्ड होती हैं सेबी के साथ में। कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, यानी कि ये हमारे जो है इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं,
ये, ठीक है, और इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो पहला है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको गवर्न किया जाता है सेबी के रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के द्वारा। फिर आता है दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे ITS बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट गवर्न बाई सेबी के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 द्वारा गवर्न किया जाता है। और फिर आता है AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसको गवर्न किया जाता है सेबी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के द्वारा। तो ये हो गए 3 जो है हमने देखे, कौन से इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ होता है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है इन्वेस्टमेंट व्हीकल, मीन्स इट इज एन एंटिटी रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती हैं, इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ होता है। ऐसे 3 हैं। पहला है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको जो है सेबी के 2014 रूल के तहत। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको सेबी के 2014 रूल के तहत गवर्न किया जाता है। और फिर आता है AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसको भी सेबी के 2012 रूल के तहत गवर्न किया जाता है। इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ होता है। अब बात कर लेंगे एक लास्ट टॉपिक की, जो कि है स्टार्टअप कंपनी। तो किस कंपनी को हम स्टार्टअप कहेंगे, कितने साल तक कोई कंपनी, आपने कोई नया वेंचर खोला और उसको कब तक हम स्टार्टअप कह सकते हैं, है ना, क्या गाइडलाइन होती है, कितने साल तक कहेंगे, कितना टर्नओवर होना चाहिए, तो यही सारी बातें हैं स्टार्टअप कंपनी के बारे में। तो स्टार्टअप कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, या LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाई DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड कंप्लाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो स्टार्टअप कंपनी का मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी हुई हो, या कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो, जिसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, तो उसे हम स्टार्टअप कंपनी बोलेंगे। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या होती है स्टार्टअप कहने के लिए, तो स्टार्टअप रिकॉग्निशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 7 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। जिस डेट को आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उस डेट से अगले 7 साल तक ही इसे स्टार्टअप माना जाएगा, 8वें साल इसको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। ओके, अगर आपका जो स्टार्टअप है वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है तो 10 साल तक इसको स्टार्टअप माना जाएगा गाइडलाइन के हिसाब से। स्टार्टअप होने के कुछ फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए ये सारी गाइडलाइन लाई जाती हैं। ओके, टर्नओवर फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। जब से आपका स्टार्टअप बना है, इनकॉर्पोरेट हुआ, रजिस्टर्ड हुआ है, किसी भी साल आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसे हम स्टार्टअप मानेंगे। तो ध्यान रखें 7 साल तक स्टार्टअप माना जाएगा। अगर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप है तो 10 ईयर तक उसे स्टार्टअप माना जाएगा, और किसी भी साल अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको स्टार्टअप का दर्जा नहीं दिया जाएगा, स्टार्टअप से बाहर चले जाएंगे। तो किसी भी साल 100 करोड़ से ज़्यादा जो है आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। कब तक? 7 साल तक तो है ही, 7 साल के बाद अगर ज़्यादा भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इनकॉर्पोरेट किया और 5वें साल आपने 200 करोड़ की अर्निंग कर दी, तो 200 करोड़ की अर्निंग कर दी तो अब आपको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। ओके, तो टर्नओवर किसी भी जो है फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो एंटिटी हैं स्टार्टअप, इनका काम क्या होना चाहिए? वर्किंग टुवर्ड इनोवेशन करना चाहती हैं, डेवलपमेंट करना चाहती हैं। ओके, किसी प्रोडक्ट में, किसी प्रोसेस में या सर्विस में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हैं, या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आई हैं जिसमें कि जो है बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, तो इस तरीके के काम में ही इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो उसे ही हम स्टार्टअप मानते हैं। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड जो है हमारी स्टार्टअप की कहानी। तो स्टार्टअप कंपनी का मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी हुई हो, या कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया हो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आता है, तो उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसे स्टार्टअप माना जाएगा। कुछ कंडीशंस होती हैं। स्टार्टअप का पहचान केवल पहले 7 सालों तक मिलेगी, जब से रजिस्ट्रेशन हुआ, जब से बनी है कंपनी तब से 7 साल तक, या कोई पार्टनरशिप जब से बनी है तब से 7 साल तक। अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप है तो उसको 10 साल तक जो है स्टार्टअप का दर्जा दिया जाएगा। और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जब से आपकी कंपनी बनी हुई है, आपका स्टार्टअप बना हुआ है, किसी भी साल आपका
टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो एंटिटी है उसे किसी न किसी इनोवेशन के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए, या किसी प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए, या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल ले करके आइए जिसमें कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलें और पैसा बने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो उसे स्टार्टअप हम मानते हैं। जैसे फिजिक्स वाला वगैरह देखा ही होगा आपने, फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गई, है ना, तो उसके बाद में बैजू हो गए, तो ये सभी स्टार्टअप की कैटेगरी में ही आते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब ये है कि इनकी अगर ये जो लिमिट है ये अगर पार हो गई होगी तो स्टार्टअप में नहीं आते होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि ये इनोवेशन, इनका ऐसा बिजनेस मॉडल है ना, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत सारी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इनोवेशन भी कर रहे हैं, तो मतलब कहने का ये है स्टार्टअप में ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा लेक्चर, यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।